नमस्कार स्टूडेंट्स, द सिलेक्शन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और कहीं ना कहीं ये आपको मेंस का एक पर्सपेक्टिव देने की मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि यूपीपीएससी के जब आप मेंस लिखने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये टॉपिक हम आज एनालाइज करके पढ़ेंगे ताकि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। अब देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैंने क्यों लिखा है, आप सभी को पता है हाल ही के दिनों में फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 है ना, मतलब उसका दूसरा संस्करण चालू हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जानने की जरूरत है कि किसानों को क्या परेशानी है जिसके कारण वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट उनकी बात क्यों नहीं मान रही है, गवर्नमेंट के हाथ क्यों बंधे हुए हैं, क्या ऐसी चीज है जिसके कारण से गवर्नमेंट उनको जो भी वो मांग रहे हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो जो पहला प्रोटेस्ट हुआ था वो जानते हैं आप कि जो एक बिल लाया गया था उसमें 3 कानून लाए गए थे, उन कानूनों को वापस लेने के लिए किया गया था। तो उस समय तो गवर्नमेंट शांत हो गई उस बात पे। लेकिन अब जो दूसरे बार प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस चीज को लेकर हो रहा है, तो बेसिकली वो प्रोटेस्ट इसी के लिए हो रहा है कि बोल रहे हैं कि आप WTO से इसकी सदस्यता जो आपने ग्रहण की है भारत, वो आप छोड़ दो, WTO से बाहर हो जाओ। तो पहले देख लेते हैं WTO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। 1 जनवरी 1995 में WTO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसके हेडक्वार्टर भी आपको के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड में है इसका हेडक्वार्टर, जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि कोई भी एक देश जब वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करता है, हमने भी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एक कंसेप्ट यूज किया था जिसको हम बोलते हैं LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो जब कोई भी कंट्री ग्लोबलाइजेशन की तरफ रुख करती है तो वो ट्रेड करना स्टार्ट करती है, और जब वो ट्रेड करेगी तो जाहिर सी बात है किसी चीज का एक्सपोर्ट होगा, किसी चीज का इंपोर्ट होगा। अब कोई भी एक कंट्री बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकती कि वो केवल एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट कर रही है, अपना सामान बाहर ही भेज रही है, तो उसके यहां भी सामान की कमी हो जाएगी, संसाधन की भी कमी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं जो उनका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है वो उससे बहुत ज्यादा हार्म होगा। अब वो एक कंट्री है जो केवल इंपोर्ट कर रही है, तो अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा इंपोर्ट करेगी तो उसके लिए भी ये कठिन हो जाता है कि उसके पास जो भी पैसा है वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो ये जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो ये बैलेंस को जब हम मेंटेन करके चलते हैं, इस बैलेंस को मेंटेन करने को ही हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का आपका बैलेंस बनाने की कोशिश करती है कि ऐसा ना हो जाए कि कोई एक कंट्री है वो ज्यादा मोनोपोली फैला दे। मोनोपोली का मतलब है कि उसी के प्रोडक्ट सारी जगह हों, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ज्यादा मार्केट में चीजें आ जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक देश की मोनोपोली बढ़ जाए। बेसिकली इनका उद्देश्य ये है। बेसिकली होता यह है कि अगर आप देखेंगे कि 3 कैटेगरीज में हम देशों को अगर बांटते हैं, तो एक हमारा विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्रीज, एक है हमारा विकासशील देश भारत, है ना, डेवलपिंग कंट्री, और कुछ होते हैं जो बहुत कम डेवलप हो पाते हैं, वो वाली कंट्रीज, वीकर सेक्शन वाली कंट्रीज आ जाती हैं। अब जैसे कि जब भी मैं बोल रही हूँ जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप कंट्रीज नहीं है, तो उसमें हमारी कौन सी आ जाएंगी, हम यूजुअली अफ्रीकन कंट्रीज की बात करते हैं। तो अब देखिए ऑलरेडी वो कंट्री जहां पर संसाधन की कमी है, जहां पर पैसा नहीं है, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे कर पाएगी, है ना। तो वो कहीं ना कहीं चाहती है कि हमें जो भी आप कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसमें इतनी तो छूट मिलना चाहिए ताकि हम अच्छे से आपके साथ व्यापार कर सकें और हमारे पास भी चीजें इजीली अवेलेबल हो सके और हमारे पास संसाधनों की कमी भी ना हो। तो इसी के चलते WTO का गठन किया गया था। पहले इसको GATT के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, लेकिन अब इसको WTO के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ठीक है ना, ताकि किसी भी एक देश बहुतायत में ना फैल जाए।
अब हम भारत की बात करते हैं। क्योंकि भारत शुरू से ही एग्रीकल्चरल टाइप ऑफ इकोनॉमी रहा है, यहाँ पर एग्रेरियन इकोनॉमी हम फॉलो करते हैं और जिसका सबसे ज्यादा श्रेय अन्नदाताओं को जाता है। अब ये अन्नदाताएं अब इस समय पर प्रोटेस्ट किस चीज को लेकर कर रहे हैं, तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है एमएसपी पे। एमएसपी स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है कि जब किसान बहुत ज्यादा किसी चीज की पैदावार करता है तो उसको अपने अनाज को बेचना भी पड़ता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक सीमा डिसाइड कर देती है कि आपने अगर ये अनाज बनाया है, ये अनाज आपने उगाया है, तो इसकी इतनी कीमत, हमने एक लिमिट सेट कर दी है कि इतनी कीमत तो आपको मिलेगी ही, इससे नीचे पर आपका अनाज कभी नहीं बिकेगा। ये एमएसपी का कंसेप्ट है। ठीक है, बेसिकली अभी अगर मैं बात करूं तो 23 चीजें हैं जो कि एमएसपी के दायरे में रखी गई हैं। ठीक है, तो ये एमएसपी तो समझ में आ गया कि एमएसपी है। अब यहां पर दिक्कत ये आती है, चूंकि भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य है, भारत ने एग्रीमेंट साइन किया है, तो जो डब्ल्यूटीओ है वो कहता है मोनोपोली नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए इन्होंने 3 तरह के बॉक्सेस यहां पर सब्सिडी के बॉक्सेस डिक्लेयर किए हैं। डब्ल्यूटीओ का कहना है कि बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं कि जो हमने एक लिमिट सेट करी हुई है उस लिमिट से बाहर जाके सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं। अब देखिए, आप अगर अपने किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि 3000 रुपए का फर्टिलाइजर है वो 1500 रुपए में प्रोवाइड कर दोगे, आप अपने किसानों को उन्नत किस्म के बीज, हाई ईल्ड जो सीड्स होते हैं वो इजीली आप प्रोवाइड कर दोगे बहुत कम दामों में, तो किसान जो है फिर उसकी पैदावार बहुत ज्यादा करने लगेगा। और जब आपके किसान उस चीज की पैदावार ज्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास स्टोरेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप उसको क्या करने लगोगे, एक्सपोर्ट करने लगोगे। और आप कम दाम में उस चीज को जब एक्सपोर्ट करने लगोगे तो मार्केट में आपकी मोनोपोली कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, जो कि डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इन्होंने 3 तरह की सब्सिडीज बताई हैं। पहली सब्सिडीज जो होती है वो होती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस ये होता है कि अगर आपने किसी रिसर्च वर्क के लिए सब्सिडी दी है कि भाई यहाँ की जमीन ऐसी है तो इस जमीन में किस तरह की फसल उगानी चाहिए, उसके लिए आपने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, उसके रिसर्च के लिए दे दी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने यहाँ पर नालियां किस तरह की बननी चाहिए कि वाटर फ्लो अच्छे से हो पाए, सिंचाई व्यवस्था अच्छे से हो पाए, उसके रिसर्च के लिए दे दिया है, तो ये ग्रीन बॉक्स में आ जाता है सब्सिडी में, ये आप दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आता है हमारा एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स, इसमें बोला गया है कि जो भी देश विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि हमारा भारत, तो यहां पर आप जितनी भी पैदावार करेंगे उसका 10% ही आप सब्सिडी में दे सकते हैं। याद रखेंगे, केवल 10% ही सब्सिडी में देना है। ठीक है, और जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया 5% का रखा गया है। थर्ड बॉक्स जो आता है वो होता है हमारा ब्लू बॉक्स। ये कुछ एडिशनल चीजों के लिए दिया जाता है, इसका भी हमारे पास उतना ज्यादा भी स्कोप नहीं है। हमारे लिए दिक्कत क्या है, एम्बर बॉक्स। अब यहाँ पे जब भारत के लिए लिमिट ही 10% सेट कर दी गई है, तो भारत जब एमएसपी पे किसी चीज को लेकर आएगा तो ये जो लिमिट है ये क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, तो भारत ये लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता है क्योंकि हम अभी भी विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो भारत ये वाली चीज को एलिमिनेट नहीं कर सकता है। दिक्कत यहाँ पे यही आ रही है कि किसान चाह रहे हैं कि जो एमएसपी आप हमको प्रोवाइड करते हैं उसको लीगलाइज कर दीजिए। अभी तक ये लीगल नहीं है, इसको आप लीगलाइज कर दो, एक पेपर में लिख के हमें दे दो, लीगलाइज कर दो और कानून बना दो इसके लिए, ताकि हमको एक निश्चिंतता रहे कि आगे आने वाले समय पे भी ये चीजें एमएसपी में लाए करेंगी। लेकिन भारत ऐसा अगर भारत ने कर दिया, अगर उसको लीगल दर्जा दे दिया, तो उसको डब्ल्यूटीओ की सदस्यता से बाहर आना पड़ेगा। और किसान यही कह रहे हैं कि हमें एमएसपी ज्यादा जरूरी है, आपकी डब्ल्यूटीओ की सदस्यता हमें ज्यादा जरूरी नहीं है। तो आप एमएसपी को लीगल करिए और डब्ल्यूटीओ से बाहर आइए। किसान यही मुद्दा लेकर वहां गए हुए हैं। अब देखिए, यहां पर हम एक पक्ष समझने की कोशिश करते हैं। अगर सरकार ने किसी चीज को एमएसपी में रख दिया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गेहूं हो गया या चावल हो गया जिसकी खेती सबसे ज्यादा होती है ना, तो उसको हमने एमएसपी के दायरे में रख दिया है,
तो किसान को समझ में आएगा कि इस चीज को उगाने से मुझे सब्सिडी बहुत ज्यादा मिल रही है, तो क्या होगा कि वो दूसरी फसलों को उगाने पे फोकस नहीं करेंगे, वो किस पे फोकस करेंगे, जिस पे हमको सब्सिडी ज्यादा मिल रही है, ठीक है ना। तो जिस पे सब्सिडी ज्यादा मिलेगी वो उसको उगाने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक भी क्रिएट कर देगा, इसलिए भी भारत सरकार इसको लीगलाइज नहीं कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके कारण से भारत सरकार अभी रुकी हुई है, उसको लीगल स्टेटस नहीं प्रोवाइड कर रही है। दूसरी बात यहां पर एक आता है पीस अकॉर्ड, पीस क्लॉज। भारत ने एक हमारी जो WTO है उसके द्वारा एक पीस क्लॉज भी लाया गया है। एक्चुअली में होता यह है कि बहुत, जैसे भारत की हम बात कर रहे हैं तो भारत ने एक समय पे भुखमरी भी बहुत देखी है। तो पीस क्लॉज ये कहता है कि कोई भी एक देश जो अपनी जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सब्सिडी देती है तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। उनका कहना है कि आपके देश में लोग भूखे ना मरे, ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आप सब्सिडी दे सकते हो, तब ये वाली चीज फॉलो यहाँ पे नहीं होगी। अगर भूखमरी जैसी कोई कंडीशन आ रही है, आपकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो आप सब्सिडी दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अब क्या बात होती है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि अभी हाल ही में जैसे कि आपको पता चला है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, ठीक है। तो रशिया से जो अनाज जाता था वो जा नहीं पाया देशों के पास, भारत के पास भंडार बहुत थे, तो भारत ने क्या किया, उनको दूसरे देशों में भेजना चालू किया। अब भारत ने वो एज कहना चाहिए कि राहत सामग्री के तौर पे भेजा ना, कि कहीं ना कहीं वहां के लोग भूखे ना मर जाए, इस वजह से भारत ने किया। तो कहीं ना कहीं भारत ने ये पीस क्लॉज ही यूज किया है कि उस देश में भी भूखमरी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने अपनी चीजें भेजी है वहां। और लोगों ने उसको क्या कंसीडर कर लिया है कि भारत यहां पर WTO के द्वारा मोनोपोली फैलाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, उसको पीस क्लॉज की तरह नहीं देखा गया, उसको देखा किस तरह गया है, एक्सपोर्ट करने लगा है भारत। अब इस चीज का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा भारत से होने लगा है, तो दूसरे देशों में कहीं ना कहीं ये एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर देता है जिससे कि दूसरे देश हमारे खिलाफ हो जाते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भारत ऐसा काम करने लग गया है। अब इसका एक सॉल्यूशन अगर मैं बोलूं तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो भारत ने एक पीस क्लॉज निकाला है कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ लोगों की आपूर्ति नहीं हो पाती, उनको खाने के लाले नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए हम सब्सिडी देंगे, लेकिन लीगलाइज नहीं कर सकते हैं। अभी भी याद रखिएगा, लीगल स्टेटस की बात हो रही है, लीगलाइज अभी भी नहीं कर सकते हम इसे। यहाँ पर पीस क्लॉज भारत के द्वारा यूज किया गया है। और दूसरी चीज, भारत ने बहुत सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी 13 देशों के साथ हो गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। इसमें यह रहता है कि अब फ्री में तो सामान देंगे नहीं, जाहिर सी बात है सामान के पैसे तो लगेंगे, टैक्स में कमी हो जाती है। आपको बहुत ज्यादा वो जो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी देना पड़ती है, टैक्स में यहाँ पर बहुत कमी हो जाती है। वो हर एक कंट्री के हिसाब से रखा जाता है कि कितना हमको रखना है। तो अभी टैक्स की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर टैक्स की कमी होने से हमको क्या फायदा होगा कि हम दूसरे देशों के साथ, अब देखिए बीच में WTO का कंसेप्ट नहीं आएगा, सब्सिडी वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, तो हम इजीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर पाएंगे। हम केवल उस देश से बातचीत कर लेंगे और हमारे देश से और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलेगा। अब देखिए WTO से निकल क्यों नहीं सकते हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत में पैदा नहीं करते हैं। हम मेक इन इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम इंडिया को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजों की हमारे यहाँ रिसोर्सेज की और बहुत सारी चीजों की हमारे यहाँ कमी है। हम बहुत सारी चीजें देखिए, जेनेरिक मेडिसिन के केस में भारत सबसे ज्यादा आगे है, लेकिन वो जेनेरिक मेडिसिन बनाने के लिए जो अंदर पदार्थ उसमें भरा जाता है वो तो हम दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम वही इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हम उससे ज्यादा दाम में एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारत को बेनिफिट करता है कि हम सस्ते में चीजें कहीं से इंपोर्ट करते हैं और उसको मॉडिफाई करके फिर उसको ज्यादा दामों में बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं WTO भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए भी मैं बोल रही हूं कि इसलिए भी कहीं ना कहीं भारत सरकार पीछे हो रही है कि हम एकदम से WTO से तो बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल 13 देशों के साथ हुआ है ना। अभी कितने सारी कंट्रीज हैं उनके साथ तो हुआ नहीं है। फिर क्या करेंगे, हमको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम किसके सामने जाएंगे। तो इतने जल्दी तो WTO से हम नहीं बाहर आएंगे, है ना। और किसान लगे हुए हैं कि जो स्वामीनाथन फॉर्मूला होता है, जिसको हम C2 फॉर्मूला कहते हैं, वो लगाओ, हाई यील्ड प्रोड्यूस करो
और हमें आप एमएसपी दो और एमएसपी को लीगलाइज करो। तो ये सारा मसला था जिसके कारण फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। मैंने आपको दोनों पक्ष बताए हैं कि सरकार का क्या पक्ष है और किसानों का क्या पक्ष है। अब आप लोग जब आंसर राइटिंग करेंगे तो किसी के एक पक्ष में नहीं करना है, आपको न्यूट्रल रह के करना है। आंसर राइटिंग हमेशा आप न्यूट्रल रह के करें और देखें कि एक बीच का जो रास्ता रहता है ना, वो कहीं ना कहीं इसमें निकलेगा, और जैसे ही वो निकलेगा तो फिर मैं आपको अपडेट दूंगी। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।